एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा द्वारा उद्योगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग GPI 1989 के नियमों के अनुसार प्रतिदिन 100 किलोमीटर से अधिक अपशिष्ट जल छोड़ने वाले या खतरनाक रसायनों का उपयोग करने वाले उद्योग, जल गज़लर्स में उच्च जल खपत वाले उद्योग, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग HPI का उदाहरण में लोहा इस्पात, ताप विद्युत, चीनी, सीमेंट, तांबा प्रगलन संयंत्र, आसवनी, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़े का कारखाना, रिफाइनरी, कास्टिक सोडा, लुगदी तथा कागज़, रंगाई सामग्री आदि। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के उदाहरण में उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, डिस्टिलरीज, कपड़ा, बूचड़खाने, खाद्य एवं पेय पदार्थ, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि। जल गज़लर्स में ताप विद्युत संयंत्र, इंजीनियरिंग, कागज़ एवं लुगदी, वस्त्र, चीनी, सीमेंट। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग HPI प्रदूषणकारी 17 श्रेणी को अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग HPI के रूप में पहचाना गया है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के विवरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत परिभाषित है। जल गज़लर्स में भारत में विश्व की लगभग 18% आबादी निवास करती है, लेकिन वैश्विक ताजे जल के संसाधन में से केवल 4% ही भारत में उपलब्ध है। इस जल का अधिकांश हिस्सा कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार FAO के अनुसार यह आंकड़ा 90% है, जबकि भारतीय केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यह आंकड़ा 78% है। औद्योगिक उत्सर्जन और अपशिष्ट निगरानी प्रत्येक उद्योग और उसके अपशिष्ट संचार संयंत्र ETP आउटलेट का एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली से जुड़े होते हैं, जो लगातार डेटा को पढ़ता है एवं SPCB या CPCB नियामक को भेजता है। वर्ष 2014 में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन या अपशिष्ट निपटान प्रणाली OCEMS के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सभी अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग में HPI के पास OCEMS होना आवश्यक है। सभी उद्योगों के लिए 5 मानदंड का प्रावधान है। BOD जैविक ऑक्सीजन मांग, TDS कुल घुलित ऑक्सीजन, pH मान, CO2 रासायनिक ऑक्सीजन मांग और TSS कुल निलंबित ठोस। निगरानी किए गए उत्सर्जन में पार्टिकुलेट मैटर PM, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फ्लोराइड। दंड का प्रावधान यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई संख्या स्वीकार्य सीमा से अधिक मिलती है तो उद्योग को नोटिस भेजा जाता है और कार्रवाई की जाती है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों HPI से उत्सर्जित प्रदूषक में ताप विद्युत संयंत्र TPP। दक्षता और तकनीकी भारत में अत्यधिक TPP कम क्षमता 20 से 45% से कम के साथ काम करते हैं, जिससे फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जैसे प्रदूषण कम करने वाली तकनीकें नहीं हैं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। प्रमुख प्रदूषक हैं फ्लाई ऐश। कोयले के जलने से निकलने वाली राख हवा के माध्यम से तालाबों में फैल जाती है। इसके गिरने से आसपास के खेत, घर, सतही जल और भूजल में जहरीली भारी धातुएं एवं अन्य प्रदूषक मिल जाते हैं। फ्लाई ऐश में विषाक्त भारी धातुएं। फ्लाई ऐश में पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, सीसा और जस्ता हानिकारक धातुएं होती हैं, जो TPP के आसपास की हवा और जल निकायों को प्रदूषित करती हैं। फ्लाई ऐश में अन्य प्रदूषक में इसमें फ्लोराइड और सल्फर जैसे विषाक्त तत्व शामिल हैं। गैसीय प्रदूषण में TPP उत्सर्जन में CO2, SO2, NOx, पार्टिकुलेट मैटर PM, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और वाष्पशील
यौगिक VOC शामिल है। जल प्रदूषण में TPP, कोयले खदानों से एसिड माइन ड्रेनेज AMD और कूलिंग टावरों, राख प्रबंधन तथा गीले FGD डिस्चार्ज से निकलने वाले अपशिष्टों के माध्यम से भारी धातु प्रदूषण में योगदान करते हैं। लौह एवं अयस्क उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को गलाने से अवांछित अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। प्रमुख अशुद्धियों में सल्फर, सीसा, ऑक्सीजन आदि। ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन कोक या कोयले की तुलना में इसमें कम अशुद्धियाँ होती हैं। लौह अयस्क और फ्लक्स चूना पत्थर, सल्फर और अन्य अशुद्धियों को स्लैग में बदल देता है कि लगातार आपूर्ति की जाती है। उपोत्पाद तरल स्लैग, तरल लोहा या पिग आयरन और गैसें CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। स्लैग कैल्शियम सल्फाइड CaS और सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम CO आदि के ऑक्साइड जैसे अशुद्धियों से भरा हुआ होता है। स्लैग का केवल छोटा सा प्रतिशत ही लैंडफिल में जाता है। सीमेंट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से बने सीमेंट और पोर्टलैंड नियमित सीमेंट की तुलना में कम पारगम्यता होती है और यह अत्यधिक सतत होती है। इसका उपयोग कंक्रीट, सीमेंट, क्लिंकर, डामर और सड़क के आधार में एक इंटीग्रेटर के रूप में किया जाता है। सीमेंट उद्योग वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 5% से अधिक योगदान देता है। सीमेंट चूना पत्थर लाइमस्टोन को सिलिका समृद्ध मृदा के साथ मिलाकर बनाया जाता है। क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को गर्म करके चूना में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इस प्रक्रिया की प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। मृदा सुधार स्लैग के विघटन से क्षारीयता उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचारों में धातुओं, सल्फेट्स और अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। मृदा कंडीशनर फेरल स्लैग का उपयोग मृदा में pH को संतुलित करने और उर्वरक उद्योगों, कैल्शियम, मैग्नीशियम के स्रोत के रूप में किया जाता है। वायु प्रदूषण में कोयले के जलने से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को ब्लास्ट फर्नेस में SO2 के रूप में समाप्त कर दिया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC आदि के रूप में वायु प्रदूषण फैलाता है। कोक ओवन से नेफ्थलीन उत्सर्जन होता है, जो अत्यधिक विषैला होता है और कैंसर कार्सिनोजेनिक पैदा कर सकता है। मैग्नेटाइट प्रदूषण में यह पर्यावरण में मैग्नेटाइट Fe3O4 नामक चुंबकीय खनिज की उपस्थिति है, जो खनन, इस्पात उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। चुंबकीय कण पक्षियों के प्रवासी पैटर्न और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि कंपास और नेविगेशन सिस्टम के संचालन में बाधा डाल सकते हैं। जल प्रदूषण भारी धातु प्रदूषण स्लैब डंपों में एसिड माइन ड्रेनेज AMD के कारण होता है। कोकिंग प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने से CO उत्सर्जन, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में VOC को हटाया जाता है, जिससे उससे उच्च कार्बन कोक बन जाता है, जिससे निकला अपशिष्ट जल अत्यधिक विषाक्त होता है और इससे अनेक कैंसरकारी कार्बनिक यौगिकों के साथ साइनाइड, सल्फाइड, अमोनिया आदि भी होते हैं।
स्लैग ऑक्साइड ऑक्साइड युक्त के विघटन से अत्यधिक क्षारीय भूजल उत्पन्न हो सकता है। सीमेंट उद्योग में शामिल प्रक्रियाएं चूना पत्थर खदानों में विस्फोट, क्रशिंग, निस्तापन, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए ग्राइंडिंग। चूना पत्थर में चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे आम रूप सीमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बाइंडर है। इससे कोयला का उपयोग केवल भट्टियों में लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। चूना पत्थर में विद्यमान कार्बन ऑक्सीजन के साथ अंतःक्रिया करके CO2 उपोत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए चूना पत्थर के एक हिस्से को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और या फ्लाई ऐश से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उत्सर्जन और अपशिष्ट TPP के समान ही है, क्योंकि कोयला भट्टियों में प्राकृतिक ईंधन स्रोत है। तांबा प्रगलन उद्योग में इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग एनोड प्लेटों से तांबा को स्टेनलेस स्टील कैथोड प्लेट पर विद्युत अपघटनी द्वारा निक्षेपित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 99.99% ग्रेड वाला तांबा प्राप्त होता है। उपोत्पाद में विद्युत अपघटनी शोधन में उत्पन्न स्लाइम में सोना, चांदी, सेलेनियम, ट्यूरिंग आदि जैसे बहुमूल्य धातुएं होती हैं। इन धातुओं को स्लाइम उपचार संयंत्र से प्राप्त किया जाता है। कॉपर स्लैग मुख्य रूप से अपघर्षक सतह, ब्लास्ट क्लीनिंग आदि उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है। धातु, पत्थर, कंक्रीट आदि के सतह को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण और सीमेंट, मोर्टार तथा कंक्रीट के उत्पादन में क्लिंकर, मोटे और बारीक एग्रीगेटर के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। प्रमुख उत्सर्जित प्रदूषक में तांबे के अयस्क सांद्रण और स्लैग में अशुद्धियों के निक्षालन से रेडॉन, आयरन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पारा, सीसा, कैडमियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, टिन, निकेल, मैंगनीज, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड आदि उत्सर्जित होते हैं। चूँकि अधिकांश तांबे के अयस्क सल्फर आधारित होते हैं, इसलिए प्रगलन की प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है तो उद्योग इसे सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो एक जलन पैदा करने वाला तथा जल को दूषित करने वाला पदार्थ है। सीसा या जस्ता प्रगलन उद्योग में गैल्वेनाइजेशन जिंक स्टील को जंग गैल्वेनाइजेशन से बचाता है। लेड का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। जिंक और लेड अक्सर सल्फाइड के रूप में एक साथ पाए जाते हैं। कच्चा माल में जिंक सल्फाइड ZnS और या लेड सल्फाइड PbS गैलेना अयस्क सांद्रण शामिल प्रक्रियाओं में बेनिफिएशन में खदान के पास प्राप्त अयस्क में जस्ता या सीसा सांद्रण, रोस्टिंग, निक्षालन, शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोविनिंग विशेष इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा उपोत्पाद में सोना, चांदी और तांबा स्लाइम पंख के रूप में एकत्र किए जाते हैं। दानेदार सीसा जस्ता स्लैग में मोर्टार और कंक्रीट में रेत के प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त कण आकार। मुख्य वायु प्रदूषण में कणिका पदार्थ लेड या जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, तांबा और पारा तथा धातु सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अपशिष्ट जल के स्रोत में विद्युत इलेक्ट्रोलाइट बाथ, स्लाइम रिकवरी, हाइड्रोमेटलर्जी प्रक्रियाओं में वैयत अम्ल और शीतलन जल, वायु स्क्रबर आदि। तख्त स्लैग से भारी धातु का निक्षालन, कैडमियम, सीसा, लोहा, स्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, तांबा आदि। एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग में बेयर प्रक्रिया खदान के पास बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमीनियम ऑक्साइड को अलग करती है और बॉक्साइट के
अघुलनशील अघुलनशील भाग में अयस्क को बहुत गर्म कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में लाकर हटाया जाता है। हॉल हेराल्ड प्रक्रिया में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र में एल्युमिनियम की विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम का उत्पादन करती है। ऊर्जा की अत्यधिक मांग के कारण प्रगलन संयंत्रों को विद्युत स्टेशन के निकट ही स्थापित किया जाना चाहिए। उपोत्पाद में रेड मड बेयर प्रक्रिया से निकलने वाला अत्यधिक क्षारीय और खतरनाक बॉक्साइड अवशेष रेड मड के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से लौह ऑक्साइड और विभिन्न अन्य ऑक्साइड या भारी धातुओं से बना होता है। पहले रेड मड को पूरी तरह से लैंडफिल में निपटान किया जाता है, लेकिन अब इसका उपयोग सड़क निर्माण में और लौह के स्रोत के रूप में लौह समृद्ध सीमेंट, कम लागत वाले कंक्रीट आदि के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग मृदा में फास्फोरस चक्रण को बेहतर बनाने, मृदा की अम्लीयता को कम करने, कार्बन पृथक्करण आदि में किया जाता है। प्रदूषक अधिकांश उत्सर्जन तापीय ऊर्जा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित NOx, SO2, अमोनियम, NH3 और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अपूर्ण दहन से बनते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम उद्योग में अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम खंडों में विभाजित किया जाता है। अपस्ट्रीम में कच्चे तेल खोज और खनन शामिल है। मिडस्ट्रीम में कच्चे तेल का भंडारण तथा परिवहन शामिल है, जबकि डाउनस्ट्रीम में रिफाइनिंग शामिल है। पेट्रोलियम रिफाइनरी शामिल प्रक्रियाओं में आंशिक आसवन कच्चे तेल के विभिन्न अंगों हाइड्रोकार्बन यौगिकों को उनके क्वथनांक अंतर के आधार पर अलग करना, स्थानांतरण प्रक्रिया में गर्म करके लंबी श्रृंखला वाले अणुओं को अधिक मूल्यवान छोटे अणुओं तोड़ना, उपचार में सल्फर, नाइट्रोजन और भारी धातुओं जैसी अशुद्धियों को अलग करना, वायु प्रदूषण, कणीय पदार्थ PM, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, प्राकृतिक गैस मीथेन, सीसा, कैंसर पैदा करने वाले बेंजीन प्रदूषक सहित VOC आदि। जल प्रदूषण में रिफाइनिंग संयंत्र के अंदर उत्पन्न अपशिष्ट जल और रेत अवशेषों के निपटान के लिए भूमिगत कुओं तथा तटीय जल में गहरे इंजेक्शन जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है एवं इसमें से कुछ अपशिष्ट जल भृतों वो भूजल में संग्रहित किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग में मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण से प्राप्त हाइड्रोकार्बन फीड स्टॉक, नेफ्था, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटाडीन आदि का उपयोग करके सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, PVC, पॉलीस्टीरीन, प्रदर्शन पॉलीमर आदि एवं मध्यवर्ती में स्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, मध्यवर्ती परफॉर्मेंस प्लास्टिक आदि का निर्माण शामिल है। जैविक प्रदूषक में जटिल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH, अपशिष्ट जल प्रवाह, विषैले फिनॉल, साइनाइड और फॉर्मल्डिहाइड। फर्नेस ऑयल तेल रिफाइनरों का उत्पाद है। कुछ उद्योग फर्नेस ऑयल का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए करते हैं। फर्नेस ऑयल के उपयोग से पर्यावरण में सल्फर उत्सर्जन होता है। उर्वरक उद्योग, वायु प्रदूषण, कणीय पदार्थ, अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिलिंग टावर जो यूरिया प्रिल्स का निर्माण करते हैं। यूरिया धूल कण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल प्रदूषण, रिफाइनरी संयंत्रों के भीतर उत्पन्न अपशिष्ट जल और तेल अवशेषों से निपटने के लिए भूमिगत कुओं और तटीय जल की गहराई तक इंजेक्शन जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इन अपशिष्टों का कुछ हिस्सा जल भृतों, एक्वेफर और भूजल ग्राउंड वाटर में संग्रहित किए जाते हैं। आसवन विधियाँ
डिस्टिलरीज, आसुनी उद्योग किण्वन और आसुन के माध्यम से अल्कोहल उत्पादन के लिए गुड़, गन्ना, गुड़, अनाज, फल, चुकंदर, अन्य कृषि उत्पादों का उपयोग करता है। अल्कोहल रसायन अल्कोहल रसायन दवा, सौंदर्य प्रसाधन, पेय, खाद्य और इत्र में एक आवश्यक सामग्री है। जल प्रदूषण, इथेनॉल किण्वन के परिणाम स्वरूप उच्च शक्ति वाले तरल अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन पदार्थ, उच्च बीओडी और नाइट्रोजन और यौगिक पोषण की उच्च सांद्रता, निम्न पीएच, उच्च तापमान, अत्यधिक अपशिष्ट तथा उच्च लवणता होती है। कागज और लुगदी उद्योग में पेशेवर रेशेदार पदार्थ, लुगदी, लकड़ी, खोई, फाइबर फसलों, बेकार कागज आदि से सेल्यूलोज फाइबर को अलग करके तैयार किया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है। लुगदी उद्योग मृदा गहन होती है और लकड़ी को लुगदी बनाने, लिग्निन को हटाने के लिए तथा विभिन्न गुणवत्ता एवं फिनिश के कागज बनाने के लिए लुगदी को विरंजक करने के लिए बहुत सारे अप्रदूषित जल रसायन, सल्फाइड, लवण, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि का उपयोग करती है। जटिल कार्बनिक, उच्च बीओडी और अकार्बनिक प्रदूषक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि। उच्च प्रदूषण, वायु प्रदूषण में गैसीय प्रदूषक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, मिथाइल मर्कैप्टन सल्फर आदि। कास्टिक सोडा शामिल प्रक्रियाओं में पारा सेल, झिल्ली सेल प्रक्रियाओं का उपयोग करके लवणीय जल में घुला हुआ सामान्य नमक, क्लोरोराल्कली प्रक्रिया का इलेक्ट्रोलिसिस आदि। यह लुगदी और कागज, डिटर्जेंट, पैकेजिंग, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, जल उपचार, वस्त्र आदि में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला औद्योगिक रसायन है। क्लोर क्षार उद्योग कास्टिक सोडा ऐश, क्लोरीन और हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है या इन्हें HCl में परिवर्तित किया जाता है। इन उत्पादों का उपयोग कागज, साबुन, डिटर्जेंट रसायन, जल उपचार रसायन, कपड़ा, PVC, कांच आदि बनाने में किया जाता है। प्रदूषण, पारा प्रक्रिया में से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम तथा क्लोरीन, इसके वाष्प और हाइड्रोजन की लैंडफिल से जुड़े जोखिम के कारण उद्योग को 17 प्रदूषणकारी उद्योग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करके क्लोरीन को सुखाने से अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। चमड़े का कारखाना, बीम हाउस संचालन, बूचड़खानों से खाल निकालना, भिगोना, खाल से गंदगी हटाना, चूना लगाना, सल्फाइड और चूने के क्षारीय माध्यम से बालों को रासायनिक रूप से घोल कर हटाना, चूना हटाना, क्षारीय खाल को अम्लीय अमोनिया लवण के साथ निष्क्रिय किया जाता है। बैटिंग या प्यूरिंग, प्रोटीन को विघटित करने के लिए पिकलिंग खाल की अम्लीयता को बढ़ाता है, जिसमें क्रोमियम टैनिन खाल में प्रवेश कर जाता है। क्रोम टैनिन या कोलेजन में मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रोमियम आयनों के क्रॉस लिंकेज पर आधारित है। ये चमड़े को बैक्टीरिया और तापमान के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। प्रदूषण में क्रोमियम युक्त ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का निर्वहन प्रमुख पर्यावरणीय समस्या। उच्च कार्बनिक सामग्री, उच्च बीओडी वाला अपशिष्ट जल बीम हाउस प्री ट्रेनिंग संचालन से निकालता है। वायु में उत्सर्जन मुख्यतः ऊर्जा के उपयोग और कार्बनिक विलायकों तथा रंगों, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और एवं अमोनिया NH3 के उपयोग से संबंधित है।
चीनी उद्योग शामिल प्रक्रियाओं में गन्ने या चुकंदर की कटाई, रस निकालना, निस्पंदन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल को सुखाना, चीनी आदि। उपोत्पाद में गन्ने के रस के निस्पंदन के दौरान उत्पादित प्रेस मड का उपयोग उर्वरक, मृदा संशोधन, मृदा में जल प्रतिधारण जैसे भौतिक गुणों को बेहतर बनाने के लिए इसमें डाली जाने वाली कोई भी सामग्री जैव शोषक में धातु आयनों और प्रदूषकों को प्रभावी रूप से सोखने वाला पशु आहार आदि के रूप में किया जाता है। गुड़ गन्ने के रस को विभिन्न चरणों में पकाकर चीनी में परिष्कृत करने से प्राप्त एक गाढ़ा चिपचिपा सिरप है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को मीठा करने और खाद्य प्रदान करने के लिए, बेकिंग के लिए, ब्राउन शुगर बनाने में, इथेनॉल उत्पादन में, पशु आहार के रूप में, मृदा सुधार आदि में किया जाता है। खोई एक सूखा गूदेदार रेशेदार पदार्थ है जो गन्ने की पेराई के बाद बचता है। इसका उपयोग चीनी उद्योग में ईंधन के रूप में, कागज, लुगदी, पैकेजिंग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वायु प्रदूषण, फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस, कार्बनिक यौगिक और सल्फिटेशन, तरल पदार्थ में SO2 का प्रवेश और कार्बोनेशन, CO2 गैस के साथ तरल की संतृप्ति का उपयोग गन्ने के रस शुद्धिकरण लाइटनिंग की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट अशुद्धियों के अवक्षेपण में सहायक का उपयोग किया जाता है, जिससे SO2 और CO2 का उत्पादन होता है। ग्रीन हाउस गैसें, गन्ने के अवशेषों को जलाने से न केवल CO2, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस, मीथेन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, NMVOC आदि सहित अन्य उत्सर्जित गैसें हरित गृह गैसों में के पूर्ववर्ती भी उत्पन्न होते हैं। जल संग्रहण, खेत में पकने वाले एक गन्ने को 1500 से 2000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद यह 1 टन गन्ने को कुचलने के लिए 1500 से 2000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जिससे लगभग 1000 लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल में कार्बनिक प्रदूषण भार की उच्च मात्रा होती है, जिसमें विशेष रूप से निलंबित ठोस जैविक पदार्थ, प्रेस मड, बैगास आदि शामिल होते हैं। इससे जैविक ऑक्सीजन मांग BOD में वृद्धि होती है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रदूषण भार के लिए संकेतक प्रजाति, चीनी उद्योग में के अपशिष्ट में रोगजनक और कुल घनित ठोस पदार्थ TDS, अकार्बनिक लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम नाइट्रेट आदि की उच्च उपस्थिति का संकेत देता है।